हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एडीआर की क्या हिस्ट्री है और उसकी क्या डेवलपमेंट रही है इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो देखें कि जो हिस्ट्री है ना एडीआर की इंडिया इंडिया के अंदर वो बहुत ही पुरानी है और उसको हमने 3 फ़ेज़ेस के अंदर डिवाइड किया है। पहला फ़ेज़ वो है जो एंशिएंट इंडिया है, पुराना इंडिया है, महाभारत वाला इंडिया है। उसके बाद दूसरा जो फ़ेज़ है हमारा, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज ने हुकूमत की इंडिया के अंदर। और जो तीसरा फ़ेज़ है वो है कि इस वक़्त जो मॉडर्न इंडिया है, मौजूदा जो इंडिया है, उसमें एडीआर का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर एडीआर की एप्लीकेशन और इसकी हिस्ट्री। अच्छा जी, सबसे पहले तो इंडिया के अंदर जो एडीआर का जो कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले नज़र आता है, वो हिंदूज़ लॉ के अंदर ना आता है। और हिंदुइज़्म की एक बहुत पुरानी किताब है, बरदानायक उपनिषद के नाम से। इसमें हमें आर्बिट्रेशन का ज़िक्र मिलता है, ठीक है? इसके अलावा और भी हम देखें कि इंडिया के अंदर पुराने ज़माने में सिरनी, पूगा, कुला के नाम से मुख्तलिफ जो है ना पंचायत ग्रुप काम करते थे, जो एक्चुअली आर्बिट्रेशन ही करते थे, ठीक है? वो ये पंचायत ग्रुप आपको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आते हैं, पंजाब में नज़र आते हैं, ठीक है जी? ये जो पंचायत होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि एक इलाके के जो सबसे ज़्यादा समझदार जो इंसान होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। और ये लोग मिल के ना कोई भी जो प्रॉब्लम होता है, जो डिस्प्यूट होता है, उसको हल करते हैं। यानी ये अब एक अपनी एक आम किस्म की अदालत लगाते हैं और जो भी लोग होते हैं, वो उनके सामने पेश होते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उसके बाद ये फैसला देते हैं, ठीक है ना? सो ये पंचायत का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से नज़र आता है। जो पंचायत का जो सबसे जो मेन लीडर होता है, उसको ये सरपंच बोलते हैं और इसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, उसको पंचास बोलते हैं, ठीक है? सो ये जो इनका जो फैसला होता है, वो बाइंडिंग होता था उस ज़माने में लोगों के ऊपर। सो ये एक्चुअली बहुत ही पुराना एक कॉन्सेप्ट था, जिसको पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। यानी ये देखें, जिस तरह आजकल मॉडर्न अदालतें हमारे पास मौजूद हैं, कोर्ट्स हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उस ज़माने में, यानी कि पुराने ज़माने में इंडिया के अंदर पंचायती राज सिस्टम हुआ करता था। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था ना पंचायत का, इसको फिर जनाब आगे चल के इसको मॉडर्न यानी कि इसको एक्सेप्ट किया गया, कबूल किया गया, इसको कानून के अंदर इसको 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 एक स्टेटस दिया गया। जो प्रीवी काउंसिल थी ब्रिटिश राज की, उन्होंने तो एक केस के अंदर इसको यानी कि प्रॉपर रिकग्नाइज्ड किया कि हाँ जी, ये जो सिस्टम है पंचायत का, ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा सिस्टम है। इससे भी बाज़ औक़ात आपकी जो प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट हैं, वो जल्दी हल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदालत, ठीक है ना? सो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो एडीआर का जो कॉन्सेप्ट हमें पुराने इंडिया के अंदर मिलता है, वो तो हिंदुइज़्म की जो पुरानी बुक्स हैं वहाँ पे नज़र आती हैं। इसके अलावा जो वैदिक एरा है, वहाँ पे ये नज़र आता है। और ख़ुसूसन ये जो मैंने आपको किताब बताई है, बरदार नायक उपनिषद, यहाँ पे आपको आर्बिट्रेशन का ज़िक्र मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि उसके बाद इंडिया के अंदर एक नया पीरियड आता है, मौर्यन एरा आता है। उस ज़माने में भी किंग्स ने ना मुख्तलिफ़ अदालतें बनाई, जिनको अधकिरती और निरपा कहा जाता था। ये वो कोर्ट्स होती थीं जो किंग्स की तरफ से बनाई जाती थीं और वहाँ पे भी आर्बिट्रेशन और मीडिएशन और कंसिलिएशन का ज़िक्र मिलता है। और लोग जो क्या करते थे, अपने प्रॉब्लम्स को आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करते थे। यानी कि वो किंग्स की अदालतों में जाते थे, खुसूसन मौर्यन एरा के अंदर जो इस तरह की चीज़ें की जाती थीं। और अभी तो वो जिस तरह पतलीपुत्रा जो प्रेज़ेंट जो पटना का इलाका है, वहाँ पे इस तरह की हमें अदालतें मिला करती थीं। यानी किंग्स की अदालत होती थी और वहाँ जाके आप अपने प्रॉब्लम को आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवाते थे। उसके बाद जनाब इंडिया के अंदर एक मुग़ल पीरियड आता है, इस्लामिक पीरियड आता है। और मुग़ल्स ने भी आते ही जनाब क्या किया कि जस्टिस और लॉ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक इदारे बनाए और उन्होंने जजेस को हायर किया, जिनको उस ज़माने में काज़ी कहा जाता था। और वो भी इस तरह की आर्बिट्रेशन के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते थे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश रूल आया, यहाँ पे जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया, तो तब यहाँ पे एडीआर का क्या स्टेटस था, आर्बिट्रेशन का क्या स्टेटस था। तो उस हवाले से सबसे पहले जो हमें कानून साज़ी मिलती है, वो मिलती है बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1772। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने देखा कि आर्बिट्रेशन का हमें इस्तेमाल नज़र आया और इस कानून के अंदर आर्बिट्रेशन का ज़िक्र मिलता है। उसके बाद बंगाल रेगुलेशन 1781, इसमें भी फिर हमने आर्बिट्रेशन का देखा कि अगर दोनों पार्टीज़ राज़ी हों तो वो आर्बिट्रेशन में जा सकती हैं। लेकिन हालाँकि उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई कंपल्सरी ये मामला नहीं था। अच्छा, जब हम एडीआर की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं अक्सर आर्बिट्रेशन का ही ज़िक्र कर रहा हूँ उस ज़माने में। दरअसल जो
एडीआर है ना, उसकी जो सबसे पुरानी जो मेथड है ना, वो आर्बिट्रेशन ही है, ठीक है? और आर्बिट्रेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। मीडिएशन, कंसिलिएशन ये तो फिर बाद में लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया मॉडर्न दुनिया के अंदर, लेकिन पहले सबसे पहले जो पुराना मेथड है ना एडीआर का, वो आर्बिट्रेशन ही चल रहा था। ठीक है जी। उसके बाद फिर जनाब इन्होंने एक और कानून बनाया अंग्रेज़ों ने, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899। ये एक्चुअली जो इंग्लिश एक्ट था ऑफ 1899, ये उसके तर्ज के ऊपर बना हुआ था, और इसमें भी ये कहा गया था कि अगर हो सके तो आप जो है ना अपने प्रॉब्लम्स आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवा सकते हैं। उसके बाद फिर इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट जो 1899 है, वो सिर्फ़ 3 जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, यहाँ पे ही नाफ़िज़ था, और लोग यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे वो इससे फ़ायदा उठा के अपनी प्रॉब्लम्स आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवा सकते थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में एक आया, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर बनाया गया, और ये पूरे यानी कि इंडो पाक में, इवन कि मौजूदा पाकिस्तान के इलाके में भी ये इस्तेमाल होता रहा है, बल्कि अभी भी पाकिस्तान में ये चल रहा है। ठीक है जी। और इसमें भी जो आर्बिट्रेशन के जो फ़ैसले थे, जिनको हम अवार्ड्स बोलते हैं, उनको उसी तरीके से प्रोटेक्शन दी गई जिस तरह एक सिविल अदालत के फ़ैसले को, डिक्री को दी जाती है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर करंट क्या स्टेटस है एडीआर का। यार इस वक्त इंडिया के अंदर ना एक कानून है, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये इस वक्त इस्तेमाल है और ये चल रहा है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये जो कानून है ना, यूनाइटेड नेशन का एक मॉडल लॉ है, अनसेटल्ड मॉडल लॉ, उसके यानी कि उसके तर्ज के ऊपर बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन का ये जो अनसेटल्ड मॉडल लॉ है ना, ये एक्चुअली कहता है कि भाई अगर आपने कोई भी आर्बिट्रेशन का कानून बनाना है तो आप ना हमसे हेल्प ले सकते हैं, यानी हमारा जो मॉडल लॉ है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई कानून साजी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा मुल्क है जो आर्बिट्रेशन के ऊपर कानून साजी कर रहा है, लेजिस्लेशन कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, तो वो अनसेटल्ड मॉडल लॉ जो यूनाइटेड नेशन का जो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एक सैंपल है, उस मॉडल लॉ को देख के अपना अपना नया कानून बना सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो कानून है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसके अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इसके बुनियादी तौर पे 2 हिस्से हैं, ठीक है? और इसमें एक हिस्सा जो है ना वो लोकल आर्बिट्रेशन को डील करता है इंडिया के अंदर, और दूसरा जो हिस्सा है वो बाहर की जो आर्बिट्रेशन है, जो फॉरेन इदारों की जो आर्बिट्रेशन है उनको ये डील करता है। अच्छा, इसमें एक दूसरा ये है कि इस केस के ज़रिए कम से कम अदालत की इंटरफेरेंस को रखा गया है कि यानी कि अदालत की इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन हाँ, जब आर्बिट्रल अवार्ड आता है तो उसकी वही हैसियत रखी जाती है जिस तरह एक अदालती फ़ैसले की है। तो ये मौजूदा कानून इस वक्त मौजूद है, लेकिन इसके अंदर फिर कुछ अमेंडमेंट की गई। एक सेक्शन 29A 29A के अंदर अमेंडमेंट की गई थी कि इसमें उन्होंने एक पीरियड फिक्स्ड कर लिया कि यार 1 साल का पीरियड है, 1 साल के अंदर-अंदर आपने आर्बिट्रेशन के ज़रिए अपने प्रॉब्लम को हल करवाना है। अच्छा, 2019 में जो अमेंडमेंट्स आई थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से एक इदारा बनाया। ये एक फ्री स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और दूसरे अल्टरनेटिव कॉन्फ्लिक्टिव रिज़ॉल्यूशन प्रोसीजर्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है ना अब आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड भी कर सकते हैं पार्टीज़ को, जो उनकी तरफ पार्टीज़ आती हैं ना अदालतों में। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के हैं ये उनको रेफ़र भी कर सकते हैं, और दूसरा वो उनको ये भी बता सकते हैं कि वो किस तरह जो है ना आर्बिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेडलाइन थी उसके अंदर रिलैक्सेशन है। अब 12 महीने का पीरियड है, आप 12 महीने के अंदर-अंदर मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस एक्ट के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आर्बिट्रेशन के अंदर इस्तेमाल होती है उसको प्राइवेट रखा जाता है। हाँ, बाज़ औक़ात सिवाय कुछ एक्सेप्शन के अदरवाइज़ जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो प्राइवेट ही रखी जाती है। ये मज़ीद अमेंडमेंट की गई थी 2019 के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा हमें एक और भी एग्ज़ाम्पल मिलता है कि जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, उसके अंदर सेक्शन 89 ये जनाब इंट्रोड्यूस कराया गया था, और इसमें कहा गया था कि अदालत डिटरमाइंड करे अगर उनके पास कोई केस आता है, अगर उनको लगता है कि यार ये जो है ना सेटलमेंट के ज़रिए हल हो सकता है, तो ये उसको रेफ़र करे आर्बिट्रेशन की तरफ या कंसिलिएशन की तरफ या मीडिएशन की तरफ, ठीक है? यानी कि कोशिश करे कि वो उनको एक दफ़ा मौका ज़रूर दे कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो इतना कोई सीरियस नहीं है, ये तो सेटलमेंट के और मीडिएशन और कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल हो सकता है। इसके अलावा जनाब प्री
प्ली बार्गेनिंग का भी एक जो है ना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया के अंदर, खुसूसन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 2005 के अंदर। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले पहले आप दोनों पार्टीज आपस में कोई निगोसिएशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, और प्रोसिक्यूशन, खुसूसन प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के, और अक्यूज्ड जो है ना कुछ पैसे दे के अपने आप को ना उस केस से निकाल सकता है, ठीक है। यह खुसूसन हमारे यहाँ भी इस तरह ही है, जो नेब का कानून है वहाँ पे भी प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो अक्यूज्ड जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसने अगर 5 करोड़ करप्शन की है तो नेब को वो 5 करोड़ देगा, तो नेब उसके ऊपर उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन केस उसके ऊपर फिर भी चलता है। तो ये प्ली बार्गेनिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये सेटलमेंट का एक मामला है कि सेटलमेंट करके आप केस से बाहर निकल सकते हैं, ज़मानत पे रिहा हो सकते हैं आप, यानी आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन मुकदमा आपका फिर भी चलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा फिर लोक अदालत इंट्रोड्यूस कराई गई इंडिया के अंदर, जो सबसे कमाल की चीज़ है, जो मुझे भी बहुत पसंद है यहाँ पे, जिसको पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, और ये एक इनफॉर्मल की तरह, बिल्कुल पंचायत की तरह अदालतें लगती हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जुडिशल ऑफिसर्स भी बैठे होते हैं जो लोगों के प्रॉब्लम सुनते हैं और उसको बड़े इजी होके सॉल्व करते हैं। इसमें ज़्यादा टेक्निकल लीगल टेक्नलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़, किताबें, एविडेंस ये वगैरह, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। थोड़ा बहुत भी होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसको ज़्यादा फॉर्मल रखा जाता है। लेकिन ये होता है कि जो लोक अदालत का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ के ऊपर, और वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो यानी ये अदालत से हट के एक आम आम अदालतें, जो आम तरीक़ेकार बड़े इनफॉर्मल तरीके से लोगों के प्रॉब्लम हल करें। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब मज़ीद उन्होंने कुछ और भी कवानीन बनाए, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, कंपनीज़ एक्ट ऑफ 2013, रियल एस्टेट एक्ट ऑफ 2016-13, इनके अंदर भी ना आपको एडीआर के एग्जांपल्स नज़र आते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब 2019 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन इनका इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपने केसेस यहाँ पे ले आते हैं, और ये जनाब जो है ना, ये इदारा है, इसको कानूनी तौर पे एक सपोर्ट है, ये एक बाय लॉ के ज़रिए एक वजूद में आया है। इसके अलावा और भी ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, आर्बिटल इदारे मौजूद हैं इंडिया के अंदर, जैसे मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इसी तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन मौजूद है। ये इंस्टीट्यूशन भी एक इफ़ेक्टिव तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग प्रोवाइड करते हैं, अपने सर्विसेज देते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आपका ताल्लुक मुंबई से है, तो आप मुंबई में जाके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन साउंड जो सेंटर है यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदालत जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटी है, वक्त भी ज़्यादा लगेगा, पैसे देने पंगे वकील वगैरह को। लेकिन अगर आपका जो इशू है वो बहुत माइनर केसेस का, सिंपल है, ज़्यादा कोई पेचीदा नहीं है, तो आप ये मुंबई का जो आर्बिट्रेशन सेंटर है इसकी खिदमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा और भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह हैं, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह ये काम करते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी सी एक हिस्ट्री थी इंडिया के हवाले से, एडीआर के हवाले से। मैंने कोशिश की है कि इसको भी ज़रा आपके सामने रखूं। सो होपफुली उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।